अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ के बारे में। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या होती हैं और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ क्या होती हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को 4 में डिवाइड किया और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ को भी 4 में डिवाइड किया हुआ। तो सबसे पहले है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होती है? टाइडल वॉल्यूम होती है जो हम नॉर्मली एक सांस में इनहेल या एक्सहेल करते हैं। नॉर्मली हम ऐसे जब हम नॉर्मल ब्रीथ करते हैं तो उसमें जितनी हम ऑक्सीजन या जितनी एयर को हम इनटेक कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं उसको कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। और ये जनरली कितना रहता है? 500 ml। दूसरा है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? अमाउंट ऑफ एयर इन एक्सेस ऑफ टाइडल इंस्पिरेशन दैट कैन बी इनहेल्ड विद मैक्सिमम इफेक्ट। तो ये समझने वाली चीज़ है। नॉर्मली जब हम सांस ले रहे थे उसको कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम कितनी रहती है? 500 ml तक। लेकिन जब हम फोर्सफुली इंस्पायर करते हैं, पूरा दम लगा के जब हम जितनी भी सांस खींच सकते हैं अंदर, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब हम जितनी सांस अंदर खींच सकते हैं उसको कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये होती है 3000 ml का, मतलब कि 3 लीटर तक एयर हम मैक्सिमम इनहेल कर सकते हैं। देन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या हो गया? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया कि टाइडल वॉल्यूम जो है हमारी 500 ml जो हम नॉर्मली सांस एक्सपायर करते हैं, उसके अलावा जो हम फोर्सफुली जितनी ज़्यादा हम सांस छोड़ सकते हैं तो वो हो गया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होगा? ये होता है 1200 ml के लिए। मैक्सिमम हम इतनी सांस जो है बाहर छोड़ सकते हैं फोर्सफुली, इसको कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व। देन फोर्थ वन इज़ रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? रेजिडुअल वॉल्यूम हो गया कि जब हम इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन कर रहे हैं उसके बीच में जो हमारे लंग्स में जो एयर बच जाती है उसको कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। और ये रहती है 1200 ml के आसपास। अब क्वेश्चन राइज होता है कि रेजिडुअल वॉल्यूम, ये जो एयर हमारी लंग्स में बच जाती है, इसका होना ज़रूरी है नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेजिडुअल वॉल्यूम हमारा मेंटेन रहे। क्यों? अदरवाइज़ हमारे लंग्स जो है अगर उसमें एयर बचेगी नहीं तो वो क्या करेंगे? कोलैप्स कर देंगे। और ये एक डिजीज़ होती है, आगे हम पढ़ेंगे। तो लंग्स क्या कर जाता है? कोलैप्स कर जाते हैं। इसलिए लंग्स में मिनिमम 1200 ml जो गैस है वो रिजर्व रहती है और उसी को कहते हैं हम रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक, इतना समझ आया? अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटीज़ के बारे में। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी मीन्स अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड विद मैक्सिमम एफर्ट्स आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन यूज टू असेस स्ट्रेंथ ऑफ थोरेसिक मसल एज वेल एज पल्मोनरी फंक्शन। तो वाइटल कैपेसिटी क्या हो गया? जो हमने पढ़ा था कि टाइडल वॉल्यूम जो हम नॉर्मल जो ब्रीथ कर रहे हैं, प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन सब को जब प्लस करते हैं तो वो जो टोटल वॉल्यूम बनती है उसे कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। और ये कितनी होती है? 4700 ml तक। नेक्स्ट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल टाइडल एक्स। तो मैक्सिमम अमाउंट जो हमने टाइडल वॉल्यूम के जो इंस्पायर किया उसके बाद और ज़्यादा जो हम मैक्सिमम जो इनटेक कर सकते हैं वो उसे कहते हैं हम इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है? 3500 ml। देखिए यहाँ पे समझिए, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी को पढ़ रहे हैं। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी किसके बराबर होती है? टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल जो हमने सांस ली प्लस हम जो मैक्सिमम IRV दैट इज़ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो मैक्सिमम एयर इनटेक कर रहे थे, तो वो हो गया इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब टाइडल वॉल्यूम कितना था? 500 ml प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था? इंस्पिरेटरी जो मैक्सिमम इनहेल कर सकते हैं वो है 3000। इसमें हम प्लस करेंगे 3000 ml तो कितना हो जाएगा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी? 3500 ml। ठीक है, तो ये हो गया इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। देन इंस्पिरेटरी कैपेसिटी समझ आ गया। देन फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी
तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल टाइडल एक्सपायरेशन। तो नॉर्मल टाइडल एक्सपायरेशन के बाद जो हमारे लंग्स में जो एयर बच जाती है उनको उसे कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। देखिए टाइडल वॉल्यूम कितनी थी? टाइडल वॉल्यूम प्लस हम जो मैक्सिमम एयर को एक्सपायर कर सकते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है? 500 ml। और मैक्सिमम जो हम एक्सपायर कर सकते हैं एयर को वो कितनी होती है? 1200 ml। तो ये हो गया हमारा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। देन टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी मीन्स कि एक लंग की कितनी कैपेसिटी होती है टोटल एयर कंटेन करने की? तो वो होती है 6000 ml। टोटल हमारे लंग में कितनी एयर रह सकती है? वो है 6000 ml। ओके, ये समझ आ गया रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटी। नेक्स्ट चलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब हम पीछे ही पढ़ा एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे हो रहा था? एल्वियोलाई में। कहाँ पे हो रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस? एल्वियोलाई में। तो एल्वियोलाई दैट मीन्स एल्वियोलाई द एक्चुअल साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज। ये है हमारा एल्वियोलाई का एक एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर और इसके बाहर से जो ब्लड कैपिलरीज है उसका स्ट्रक्चर है। तो एल्वियोलाई होता क्या है? एल्वियोलाई आर टाइनी एयर सैक्स that are surrounded by network of capillaries. The walls of alveoli are extremely thin, allowing for easy diffusion of gases. तो alveoli क्या है? alveoli एक tiny bubble like structure होता है और इस बबल के बाहर से बहुत सारा नेटवर्क रहता है ऐसे ब्लड कैपिलरीज का। यहाँ पे दिख रहा है ये alveoli क्या है? सिंगल सेल वॉल है, सिंगल लेयर सेल वॉल है। और यहाँ पे सेल्स कौन से होते हैं? स्क्वैमस एपिथेलियम। इंपॉर्टेंट है स्क्वैमस एपिथेलियम। तो अगर पूछा जाए एग्जाम में कि एल्वियोलाई की जो वॉल है उसमें कौन से टाइप ऑफ सेल्स होते हैं तो उसमें रहते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स। और ये 1 सेल थिक सेल वॉल होती है एल्वियोलाई। इसके बाहर से ये क्या है? ये है ब्लड कैपिलरी और ये इसमें क्या है? ये है आरबीसीज। यहाँ पे जो है वो गैसेस एक्सचेंज होता है। यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में आ जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वियोलाई में मूव कर देती है। तो यहाँ पे हो रहा है गैसेस एक्सचेंज बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। ये इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कन्फ्यूज़न ना हो कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा होता है एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज में उसमें कौन सा प्रोसेस होता है? भाई सिंपल डिफ्यूज़न से हो रही है। सिंपल डिफ्यूजन मीन्स मूवमेंट ऑफ आयन और पार्टिकल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो हम इसमें पढ़ेंगे कैसे जिस गैस की जहाँ पे कंसंट्रेशन हाई होगी वो वहाँ से लो कंसंट्रेशन की साइड मूव करेगी। तो ऑक्सीजन डिफ्यूजेस अक्रॉस द एल्वियोलर वॉल्स एंड इनटू द ब्लड कैपिलरीज। जैसे यहाँ से ऑक्सीजन क्या करती है? मूव करती है ब्लड कैपिलरीज में और यहाँ पे जाके ये ऑक्सीजन जो है वो बाइंड कर देती है आरबीसीज के साथ। आरबीसीज में क्या होता है? यहाँ पे एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है और एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 O2 मॉलिक्यूल्स आके बाइंड करते हैं और ऐसे आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन को कैरी कर देता है यहाँ से लंग्स से टिश्यू तक जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इतना समझ आया? एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस। यहीं पे जैसे हमने पढ़ा यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ से तो यहाँ मूव करेगी, लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरी जो डीऑक्सीजन ब्लड लेके आई है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाई है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से मूव कर जाती है एल्वियोलाई में और यहाँ से फिर बॉडी से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पॉन्स। अब क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि जो ऑक्सीजन है वो एल्वियोलाई से मूव कर रही थी ब्लड कैपिलरीज में और ब्लड कैपिलरीज में जाके एक के साथ बाइंड कर रही थी आरबीसी से। आरबीसी इस ऑक्सीजन को लेके जाता है टिश्यू तक। टिश्यू में क्या होता है कि ये ऑक्सीजन जो है ये हेल्प करती है इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स
और क्या होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो इसलिए ऑक्सीजन का यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट ज़रूरी है। लेकिन हमें सिर्फ एनर्जी नहीं मिलती है, इस एनर्जी के साथ साथ यहाँ पे एक बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, इसका बॉडी से रिलीज़ होना बड़ा ज़रूरी है। और इसको रिलीज़ करने के लिए क्या होता है, यहीं से ये जो ब्लड था वो ऑक्सीजन को यहाँ पे ड्रॉप करता है, इन टिश्यू में ऑक्सीजन को ड्रॉप करता है और टिश्यू से CO2 को कैरी करता है और फिर ऐसे ही वापस यहाँ ब्लड कैपिलरीज में लाता है और ब्लड कैपिलरी से एल्विलाई में, और CO2 बॉडी से एग्जिट आउट हो जाता है। ठीक, इतना समझ आया? तो ये समझ आ गया हमें कि O2 बॉडी में कैसे एंटर कर रहा था और CO2 बॉडी से कैसे मूव कर रहा था। लेकिन हमने अभी तक जो पढ़ा वो पढ़ा हमने कि सिंपल एक्सचेंज हुआ, लेकिन जो मैंने पीछे बताया प्रोसेस कि लंग्स से टिश्यू तक ऑक्सीजन को कौन ले जाता है और कैसे ले जाता है, इसको भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पढ़ने के पहले हमें पढ़ना पड़ेगा पार्शियल प्रेशर क्या होता है। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मान लो जो हम एयर इनटेक कर रहे हैं, जो एयर हम इनटेक कर रहे हैं तो मिक्सचर ऑफ गैसेज है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है, उसमें काफ़ी सारी गैसेज हैं, लेकिन हमें ज़रूरत किसकी है, O2 की। अब ये मिक्सचर ऑफ गैसेज में O2 का, ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है उसे हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। मींस के मिक्सचर ऑफ गैसेज में किसी एक गैस का कितना प्रेशर है उसको कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। ठीक है, तो प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेज इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। अब मिक्सचर ऑफ गैसेज में हर एक गैस जो है अपना प्रेशर, यहाँ पे ऑक्सीजन भी प्रेशर लगा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेशर लगा रही है, नाइट्रोजन भी प्रेशर लगा रही है, तो जो भी गैसेज का प्रेशर है उनको कहेंगे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। तो गैसेज क्या करती हैं, मूव्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर पार्शियल प्रेशर टूवर्ड्स लोअर पार्शियल प्रेशर। अब जहाँ पे पार्शियल प्रेशर हाई होगा वहाँ से क्या करेगी, ऑक्सीजन मूव कर देगी जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन लो है। तो ये चीज़ें समझ लो। एक बार से फिर से रिपीट कर रहा हूँ पार्शियल प्रेशर, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में जो हम समझेंगे वहाँ पे पार्शियल प्रेशर का समझना बहुत ज़रूरी है, तभी वो समझ आएगा हमें। तो पार्शियल प्रेशर क्या है, मान लो ये मिक्सचर ऑफ गैसेज था, इसमें दो गैसेज है मान लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी, और एक ये कंटेनर यहाँ पे भी ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये गैसेज हैं, इसके वॉल पे प्रेशर लगाएंगे, अब ये प्रेशर जो है टोटल, इसमें से ऑक्सीजन कितना प्रेशर लगा रही है इस पे, वो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड इस वॉल्स पे कितना प्रेशर लगा रही है होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये समझ आया। अब अगर मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर जो है वो है 100 mmHg और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 50 mmHg, तो क्या होगा, ये कार्बन ऑक्सीजन जो है यहाँ पे हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर के साइड मूव कर जाएगी। ठीक, ये समझ आ गया। नेक्स्ट स्लाइड में यही क्लियर करते हैं। तो ये डायग्राम, ये है एल्वियोलाई और ये इस साइड पे है पल्मोनरी आर्टरी। मीन्स के पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है, और ये है पल्मोनरी वीन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कैरी करेगी। एल्वियोलाई में क्या होगा, यहाँ से ये बॉडी टिश्यू है जहाँ पे रेस्पिरेशन हुई, यहाँ से क्या होगा, ये ब्लड जो है ये मूव करेगा लेफ़्ट चैम्बर ऑफ हार्ट में और लेफ़्ट चैम्बर से फिर जाएगा लंग्स में एल्वियोलाई के पास, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड होकर फिर राइट चैम्बर में आएगा, लेफ़्ट चैम्बर में आएगा और फिर यहाँ से बॉडी में मूव कर जाएगा। अब ये जो डीऑक्सीजन, पहले हम देखते हैं एल्वियोलाई में जो हमने एयर इंस्पायर की है, तो जब हमने सांस ली उसमें जो एयर हमारे लंग्स तक पहुँची, एल्वियोलाई तक पहुँची, तो उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे नोट डाउन करते रहते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है इसमें, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 104 mmHg। लेकिन जो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ये वाला जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है,
इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इसमें कितना है 40 mm ऑफ मरकरी। वैसे हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी देख देते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वियोलर एयर में, यहाँ पे एल्वियोलर में क्या है 40 mm ऑफ Hg मरकरी। लेकिन इसमें अगर हम देख रहे हैं तो इसमें कितना है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 45 mm Hg। ऐसे ही अगर हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को देखें तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 95 mmHg और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 40 mmHg। अब समझते हैं, जब ब्लड टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके आ रहा है हार्ट में और फिर लंग्स में पहुंच रहा है एल्वियोलाई के पास, तो यहाँ पे इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ये ऑक्सीजन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना था 40 mmHg। यहाँ पे जब ब्लड पहुँच रहा है तो इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है 40 है, लेकिन ये जो एल्वियोलाई में है ऑक्सीजन इसका प्रेशर कितना है 104। तो अब क्या होगा, जो ऑक्सीजन है हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर पे मूव करेगी। दैट मीन्स यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो मूव कर जाएगी ब्लड में, ब्लड कैपिलरीज में। अब ये वाला जो ब्लड है इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई है, इसलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 95 mmHg। ठीक, तो यहाँ पे हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन मूव कर गई और यहाँ पे इस तरीके से हुआ गैसेस एक्सचेंज। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के केस में देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना है 45 mmHg है। मीन्स के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है 45 mmHg और जो लंग्स में एयर है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है 40 mmHg। तो ज़्यादा कहाँ पे है, ब्लड कैपिलरीज में, और लो पार्शियल प्रेशर कहाँ है एल्वियोलाई में, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी कैपिलरी से मूव कर जाएगी एल्वियोलाई में। ठीक, और ऐसे ही यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो जाए। ये समझ आया। ऐसे ही हम देखेंगे, ये तो एल्वियोलाई में जो लंग्स में जो गैसेस एक्सचेंज हुआ वो तो समझ आ गया लंग्स में कैसे एक्सचेंज हुआ। लेकिन अब टिश्यू के पास आके यहाँ पे फिर से एक्सचेंज होगा बॉडी टिश्यू में। तो टिश्यू में क्या होगा, यहाँ से जो ऑक्सीजन आ रही थी, जो एयर आई, उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है बहुत हाई है 95 mmHg। लेकिन जो टिश्यू में है यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो है, यहाँ पे हाई है। तो क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन अनलोड होकर टिश्यू में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा था और यहाँ पे लो था, तो हाई से लो में हो जाएगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कम है 40 mmHg है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो काफ़ी बन गई है। कैसे, जैसा हमने कहा था क्या होगा कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, यहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे जो ऑक्सीजन अनलोड हुई उस ऑक्सीजन की हेल्प से यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ फूड होगा और हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, प्लस और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा बन गया है, मीन्स के पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन यहाँ पे ज़्यादा है और ब्लड में कम है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से मूव कर जाएगी ब्लड कैपिलरीज में और फिर यहाँ से मूव करके हार्ट में और फिर ऐसे। ठीक है, ये समझ आया गैसेस एक्सचेंज कैसे हो रहा है और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे हो रहा है।